हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लेक्चर सीरीज। और इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4। यहाँ डिफरेंट एंटीना डिजाइन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे निकलने वाली फील्ड्स के बारे में स्टडी करेंगे। इस लेक्चर में बात करेंगे हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की और शॉर्ट डाइपोल के बारे में कुछ स्टडीज करने वाले हैं। इस यूनिट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से है कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में बताया गया, फिर शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल जो कि एक एंटीना की तरह किस तरह हम इस्तेमाल करते हैं वो कंसेप्ट क्लियर करा गया, और साथ में थिन लीनियर एंटीना, यागी हुडा, लॉन्ग वायर एंड फोल्डेड डाइपोल एंटीनाज इस यूनिट के अंदर आने वाले हैं। अभी फिलहाल हम शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के बारे में पढ़ेंगे, और अगले लेक्चर्स में बाकी आने वाले टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीजों का याद रखिए। आपको याद होगा कूलाम्स लॉ के बारे में, जहां दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में बताया गया, 2 पॉइंट चार्जेस के बारे में मैंने आपको थ्योरी बताई थी कि एक अगर माइनस क्यू और एक प्लस क्यू, अगर दो चार्जेस एक दूसरे से दूर रखे हुए हैं तो उनके बीच में कुछ ना कुछ फोर्सेस उत्पन्न होती हैं। अब ये कहीं पर अगर रखे हुए हैं तो इनकी वजह से कुछ पोटेंशियल भी चारों तरफ होने लगता है, जिसके वजह से अगर ये पास में हो तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, मगर अगर ये दूर एक डिस्टेंस पे तो इनकी वजह से कुछ ना कुछ फील्ड्स यहाँ पर मौजूद होगी। ये सारी बातें आप अच्छे से समझ चुके होंगे पिछले लेक्चर्स, और साथ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में जानकारी जैसे ली। तो अब बात करते हैं शॉर्ट पोल की या इलेक्ट्रिक डाइपोल की। डाइपोल विच इज कंसिस्टेड ऑफ 2 चार्जेस, वन इज नेगेटिव एंड वन इज द पॉजिटिव। 2 चार्जेस यहाँ पर लिए जिनको 2 पोटेंशियल या मैंने 2 पॉइंट चार्जेस का नाम दिया। दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड्स या कहें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई होगा, और अगर जहां फाई होगा वहां पर आई भी फ्लो कर रहा होगा, और आई फ्लो कर रहा होगा तो वहां पर एच भी प्रोड्यूस होगा। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स वहां पर दोनों ही होंगी, और एज पर द कंसेप्ट ऑफ द एंटीना जो हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा कि वो रेडिएट करेंगी। तो एंटीना का स्ट्रक्चर जानने के लिए ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल यहां पर पढ़ रहे हैं। अब एक कंडक्टर की बात करें। एक कंडक्टर के अंदर ढेर सारे चार्जेस होंगे, बहुत सारे प्लस और बहुत सारे माइनस। इसका मतलब वहां पर ढेर सारे डाइपोल्स बनेंगे। तो इसीलिए इस यूनिट की जो शुरुआत की गई कि पहले एक छोटे डाइपोल के बारे में हम स्टडी करेंगे, और उसको फिर एक शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात करेंगे, और फाइनली उसको थिन लीनियर एंटीना की तरफ इस यूनिट में आगे बढ़ेंगे। तो ये है कुछ थ्योरी आगे बढ़ने के लिए। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करें, जैसा कि मैंने बताया कि डाइपोल के अंदर 2 चार्जेस, इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, और एक सेपरेशन पर रखे होते हैं। जिस डिस्टेंस को लेट हम अगर एल कहें तो उसके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, जिसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहते हैं, और क्यू डॉट एल से इसको डिनोट करते हैं। एल दोनों के बीच का डिस्टेंस और क्यू उस चार्जेस की वैल्यूज। और अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जाननी हो तो हम पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली ये भी निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के अंदर मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल एंड इट विल बी नेगेटिव। सो डेल वी विच विल गिव द इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड दैट पोटेंशियल एंड दैट प्रोड्यूसेस बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्जेस। तो ये थी कंसेप्ट इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। डायग्रामेटिकली अगर हम इसको पढ़ें तो देखें, ये मेरा प्लस चार्ज है, ये मेरा माइनस चार्ज है। जो सारी बातें मैंने बताई यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। इन दोनों के बीच में फ्लक्स होगा जो पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव साइड के तरफ जा रहा होगा, और साथ ही साथ एक मैग्नेटिक फील्ड भी इसको बाउंड कर रही होगी। नेगेटिव है तो यहाँ आने वाली डायरेक्शन है, और पॉजिटिव है तो यहाँ जाने वाली डायरेक्शन दिखाई गई है। साथ में आप ये देखें कि ये इधर जो डायग्राम दिखाया गया ये कुछ ऐसा ही नहीं है जिस तरह से हमने एक लाइन चार्ज के करस्पॉन्डिंगली एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली हो। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है जिसको हम पढ़ने वाले हैं, चाहे हम थिन लीनियर एंटीना की बात करें चाहे हम शॉर्ट एंटीना की बात करें। तो यहाँ पर कुछ कंसेप्ट इसी तरीके से है, प्लस क्यू माइनस क्यू सेंटर पे, क्योंकि यहाँ पर सारी फील्ड्स आपस में कोइंसाइड करेंगी, इस वजह से यहाँ 0 पोटेंशियल कहलाएगा। मगर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट या डिस्टेंस कहे यहाँ से R1, यहाँ से R2 या सेंटर से R, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालने वाले हैं, और वही इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बताती हैं कि रेडिएशन की उस पर्टिकुलर डाइपोल से इंटेंसिटी क्या होगी एक दूर डिस्टेंस पे, एंड दैट इज द फिलॉसफी ऑफ एन एंटीना। फाइन, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ डाइपोल एंड दिस इज द इक्विवेलेंट ज्योमेट्री जिसके करस्पॉन्डिंगली हम फील्ड्स को जानते हैं। कैसे? लेट v इक्वल्स टू v1 प्लस v2। एक पर्टिकुलर पॉइंट पीक पे 2 पोटेंशियल लग रहे होंगे, एक प्लस क्यू की वजह से, एक माइनस क्यू की वजह से। v की वैल्यू हम निकालना जानते हैं जो है q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r। R1 यहाँ पर ले लिया, यहाँ R2 आपने ले लिया।
इस डायग्राम के करस्पॉन्डिंगली R1 और R2 की वैल्यूज आप क्रिएट कर सकते हो। अगर ये हम एंगल को माने थीटा, तो यहाँ R1 की वैल्यू R माइनस L बाय 2 कॉस थीटा, जहां पर L है वो लेंथ ऑफ द डाइपोल माना गया है। R इक्वल्स टू R प्लस L बाय 2 कॉस थीटा। अब ये दोनों वैल्यूज आप इसमें अंदर रखेंगे तो R स्क्वायर की टर्म एक यहां पर आएगी। मैंने यहां पर डायरेक्टली लिख लिया है सो दैट आप इसको बहुत आसानी से याद रखें। सिंपल आप देखें, V होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन R, बस यहां पर है Q L कॉस थीटा 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर। तो इसको याद रखने का तरीका भी बड़ा ही आसान है। अब इस टर्म के अंदर अगर देखें तो कितनी सारी चीजें हैं। देखिए, एक तो कांस्टेंट जुड़ा हुआ है, साथ में एक डिस्टेंस फैक्टर है, QL डाइपोल मूवमेंट है, और उसके बाद एक एंगल फैक्टर है। इन सारी चीजों को मिलाकर एक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल बनता है। अगर फ्री स्पेस की बात करें तो एप्सिलॉन की जगह केवल यहां पर हमने एप्सिलॉन नॉट कर दिया गया है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है भाई। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए सिंपल ग्रेडियंट को कैलकुलेट कर सकते हो। अब ग्रेडियंट निकालना है, आप पता है ये डेल ऑपरेटर क्या करता है, AR, ER, A थीटा, E थीटा, मतलब तीनों ही अलग अलग कोऑर्डिनेट्स के अंदर डिफरेंशिएट करने वाले हैं। तो यही हम अगर करेंगे तो AR डेल V बाय डेल R, A थीटा 1 अपॉन R। अब ये कहां से आ गया, ये आप स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से यहां पर आया, आपको याद होगा। नॉर्मल यहां पहले में कुछ नहीं आएगा, दूसरे में R, और यहां 1 अपॉन R साइन थीटा। आप एक बार स्फेरिकल वाला जरूर देखिएगा तो ये चीजें याद आ जाएंगी। तो ये एक्चुअल वैल्यू आपने रख दी, बस यहां साइन क्या है, माइनस होते चले गए, क्योंकि यहां माइनस डेल V की बात कर रहे हैं। अब इसके करस्पॉन्डिंगली अगर हम डेल बाय डेल आर V निकालें पिछले वाले फॉर्मूले से, तो हमारा ER निकल कर आ जाएगा, E थीटा निकल कर आ जाएगा, और साथ में E फाई, क्योंकि आप लास्ट वाले V के टर्म में देखें यहां पर फाई का कोई वैल्यू नहीं है, जिस वजह से ये E फाई 0 आ गया। यह सिंपल बात माने कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर अगर मैं यहां देखूं तो पोटेंशियल क्या है, वही कांस्टेंट होगा ना। तो इस वजह से यहां पर एक सर्कुलर एरिया के अंदर वो कांस्टेंट है, दैट्स व्हाई उसका डिफरेंशियल भी 0 हो गया। तो दोनों तरीके से आप इन बातों को समझ सकते हो। इलेक्ट्रिक डाइपोल अलग अलग तरीके से बनाया गया, हेलिकल स्ट्रक्चर में, हॉर्न एंटीना में, या बिग रिफ्लेक्टर्स के फॉर्म में। इस डाइपोल मूवमेंट का जो प्रॉपर फिनोमिना है इसको यूटिलाइज किया गया, डिफरेंट टाइप के डाइपोल्स क्रिएट करे गए, जिसके अंदर हर्ट्जियन डाइपोल्स अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। आइसोट्रोपिक रेडिएटर्स आप इसके बारे में जानते हैं, और सारे के सारे इस यूनिट के अंदर शॉर्ट डाइपोल, थिन, लॉन्ग वायर, फोल्डेड यागी, ये सारे हम पढ़ने वाले हैं। तो ये था कंसेप्ट, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल किस तरीके से रेडिएट करता है, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, वो भी हमने निकाली। और इस तरीके से हम निकाल सकते हैं HB। आप जानते हैं इंपीडेंस फैक्टर नीटा विच इज द रेशियो ऑफ E:H, तो आप इस तरह से निकालें, या फिर I के फॉर्म में, मतलब करंट के फॉर्म में इसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आगे हम करने वाले हैं। यहां तक के लिए इतना ही जरूरी था। बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक शॉर्ट डाइपोल। अब शॉर्ट डाइपोल की बात करें, यहां शुरुआती कुछ इस तरीके से करते हैं कि भाई शॉर्ट डाइपोल इसलिए कहा गया कि ये हमने केवल थ्योरी पढ़ी एक सिंगल डाइपोल की, मगर एक कंडक्टर की बात करें तो वहां पर क्या है कि ढेर सारे डाइपोल्स बनते हैं, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया। बट यहां पर क्या है, एक कंडक्टर है। अब उसको हम एक डाइपोल किस तरीके से कंसिस्ट करते हैं, हम मानते हैं कि वो सारे अलाइन हो जाएंगे, सारे प्लस एक जगह इकट्ठा होंगे, सारे माइनस एक जगह इकट्ठा होंगे, और छोटे छोटे जो डाइपोल यहां पर क्रिएट होंगे उनकी वजह से एक कांस्टेंट करंट का फ्लो होगा। ध्यान रखिए, कांस्टेंट करंट का फ्लो होगा। अ शॉर्ट लीनियर कंडक्टर इज सो शॉर्ट दैट करंट जो है वहां पर वो क्या है, कांस्टेंट हो जाएगा उसकी लेंथ के अक्रॉस, मतलब Q और माइनस Q के बीच में जो लेंथ है, एक करंट जो होगा वो यूनिफॉर्म होगा और कांस्टेंट होगा। ऐसे डाइपोल को हम शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं, हर्ट्जियन डाइपोल बोलते हैं। इतना छोटा है कि हम उसे मान सकते हैं कि वो केवल दो चार्जेस से ही बना हुआ है, तो करंट भी कांस्टेंट हो गया। सो दिस इज एन अजम्पशन। सो अ शॉर्ट आइसोलेटेड कंडक्टर जो हम माने प्रोड्यूसेस अ यूनिफॉर्म ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये हम अजम्पशन है और इसी को ही हम शॉर्ट डाइपोल बोलते हैं। अगर डायग्राम के अकॉर्डिंगली देखें तो कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। नॉर्मली ये जनरेटर था, आपको याद होगा जब मैं प्रिंसिपल समझा रहा था एंटीना का, और ये हमारा वेवगाइड के थ्रू कंडक्टर जुड़ा हुआ है, लाइन एंटीना जुड़ा हुआ है। इसको हम कुछ इस तरीके से इक्विवेलेंट डायग्राम में शो कर सकते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चार्जेस हैं ये L से सेपरेटेड हैं, एक कांस्टेंट करंट का यहां पर फ्लो होता है। अब डाइपोल और शॉर्ट डाइपोल में देयर इज नो कंफ्यूजन इज दैट कि वो इतना छोटा है कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि केवल दो ही चार्जेस है, बट ऐसा होता नहीं है। बट वहां इतनी पास पास हैं जिसकी वजह से एक करंट यूनिफॉर्मली प्रोड्यूस हो रहा है।
That's why we consider it as a short dipole or a simple a dipole. So here current can be calculated by dq by dt अगर चार्ज की वैल्यू हमें गिवन है, बट क्योंकि ये बहुत शॉर्ट है तो करंट एलिमेंट क्या कहलाएगा, IDL. आपको याद होगा लाइन चार्ज करंट वो सारी बातें, तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ IDL ये कहलाएगा. नॉर्मली Im sin ओमेगा t ये होता है. अब अगर हम IDL के करस्पॉन्डिंगली देखें तो या तो हम साइन वाली टर्म को जस्टिफाई करें या फिर Im वाली टर्म को, तो दोनों ही केस में अगर देखें तो I नॉट DL cos, तो यहाँ पर साइन का cos कर दिया और यहाँ DL कर दिया, और यहाँ पर क्या है Im DI साइन ओमेगा टी, मतलब यहां पर एक छोटा आई का टर्म ले आए हैं. तो किसी भी तरीके से इसको हम शो कर सकते हैं. सिंपल बात में अगर लिखें तो आई नॉट DL cos ओमेगा टी, मतलब ये वाली टर्म से जनरली लिखा जाता है एक्सप्रेशंस के अंदर. अब कुछ महत्वपूर्ण बातें जो याद रखनी है वो ये कि ऑसिलेटिंग करंट जो रिजल्ट होगा वो वोल्टेज प्रोड्यूस करेगा एंड वाइस वर्सा, मतलब करंट वोल्टेज को प्रोड्यूस करेगा और वोल्टेज करंट को प्रोड्यूस करेगा. ऐसे इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल्स के नाम से भी जानते हैं और साथ में ऑसिलेटिंग मैग्नेटिक डाइपोल्स के नाम से भी इनको हम जानते हैं. और साथ ही साथ बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल कि अगर वहां मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको सराउंड करने वाली मैग्नेटिक फील्ड जरूर होगी. तो ये सारी बातें आपस में अगर ध्यान रखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनता है कि ये हमारा डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल हमने बात की है, यहाँ कंपेयर कर रहे हैं हम डाइपोल से ही सिमिलरली, तो वही लगभग डायग्राम है. तो ये E की डायरेक्शन को दिखाया गया है एक डाइपोल के अंदर, और ये H की डायरेक्शन को, दोनों को आप मर्ज करें तो यहाँ E और H दोनों एक दूसरे से सराउंड करते हैं और साथ ही साथ ये रेडिएट करते हैं. ये प्रिंसिपल को अपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, पिछले यूनिट में हमने इसको. हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर हमारा, जिसके अंदर फील्ड्स ऑफ शॉर्ट डाइपोल और रेडिएशन रेजिस्टेंस में बताने वाला हूं. लास्ट लेक्चर में शॉर्ट डाइपोल की बेसिक कंसेप्ट्स मैंने बताए थे. अब ये दोनों टॉपिक आगे हम कंप्लीट करने वाले हैं. इसको क्लियर और समझने के लिए यूनिट 2 का लेक्चर 8 आप जरूर पढ़ें, जिसके अंदर स्केलर पोटेंशियल और वेक्टर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों के ही बारे में मैंने बताया था. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होने वाला है, छोटी सी डेरिवेशन है. अगर आप ये टॉपिक कर लेंगे तो वो इजी हो जाएगा, अदरवाइज आप इसको याद रखने का जो तरीका है मैं आपको बताऊंगा वो आप वैसे कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये दोनों टॉपिक. तो याद दिला दूं, पिछले लेक्चर में हमने यहाँ पर खत्म किया था जहाँ पर मैंने बताया था शॉर्ट डाइपोल्स के बारे में, किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों ही वहाँ पर होती हैं एक शॉर्ट डाइपोल के अंदर, और किस तरह से एक छोटे छोटे डाइपोल्स को हमने माना था कि वो एक कांस्टेंट करंट फ्लो करते हैं जब हम शॉर्ट डाइपोल कंसिडर करते हैं. तो अब एक शॉर्ट डाइपोल एंटीना 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम, आप इस फिगर को अच्छे से पहचान गए होंगे. स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम से बार बार हम उसकी ही बात करते आए हैं, क्योंकि रेडिएशंस हमारे ओमनी डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, तो हमें ये इसी टाइप के कोऑर्डिनेट सिस्टम को ही लेना है. तो यहाँ R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P हमने अज्यूम किया जो हमारे एंटीना से R डिस्टेंस की दूरी पर है, और कोऑर्डिनेट्स हमने लिए R थीटा फाई, और Z एक्सिस के करस्पॉन्डिंगली हमारा एंटीना प्लेस्ड है, एक शॉर्ट डाइपोल एंटीना प्लेस्ड है. अब हमें पता लगाना है कि इस पॉइंट P पर क्या इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड है. तो हम E निकाल लें और फिर H जिस तरह से हमने बाउंड्री कंडीशन में किया था ठीक वैसा ही हम यहाँ पर भी करने जा रहे हैं. कुछ स्टेप्स यहाँ पर आप याद रख सकते हैं, कुछ फॉर्मूलेज आप याद रख सकते हैं. अब एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर यहाँ सामने आता है, वो है रिटार्डेशन इफेक्ट. अब ये रिटार्डेशन इफेक्ट है क्या? एक्चुअली जब भी यहाँ करंट का फ्लो होएगा इस एंटीना के अंदर, तो जरूरी नहीं है इसके इफेक्ट की वजह से तुरंत दूसरे पॉइंट पर इसका इफेक्ट हो, तो वो कुछ देर बाद होएगा, और इस वजह से इस इफेक्ट को हम रिटार्डेशन इफेक्ट बोलते हैं, और इसकी वजह से जो करंट प्रोड्यूस हुआ उसको हम रिटार्डिंग करंट बोलते हैं. नॉर्मली हम I को लिखते हैं हमेशा I इक्वल्स टू Im e की पावर माइनस j ओमेगा t. तो ये नॉर्मल करंट इक्वेशन हम लिखते हैं, मगर यहाँ रिटार्डिंग इफेक्ट भी साथ में है, तो यहाँ माइनस R बाय C टर्म को जोड़ा गया है.
ये बताती है कि कितने रेशो से हमारा जो करंट है वो रिटार्ड होगा या कितनी देर बाद वहां पर प्रोड्यूस होगा। सो दिस इज एज पर द लॉरेंट्ज इक्वेशन। सारे टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ पर लिखी हुई हैं, सारी वैल्यूज। तो ये वैल्यू हमें चाहिए क्योंकि हम जब भी एच की बात करेंगे तो आई चाहिए होगा, तो आई हमने यहाँ पर कैलकुलेट करके रख लिया। स्टार्ट करते हैं ई कैलकुलेट करना। ई के बारे में आप जानते हैं, ई इज इक्वल्स टू ग्रेडियंट ऑफ वी। ये आप अच्छे से पढ़ते आए हैं, वही चीज यहाँ पर ली है, बट यहाँ पर एक पॉइंट पी है जो एक पर्टिकुलर पोटेंशियल पर है। तो ओवरऑल ई जो होगा उस पॉइंट पी पर, दैट विल बी इक्वल्स टू माइनस ग्रेडियंट ऑफ वी एंड डेल ए बाय डेल टी, वेयर ए इज द वेक्टर पोटेंशियल एट पॉइंट पी। तो दोनों ही पोटेंशियल को यहाँ पर ऐड कर लिया, दोनों ही नेगेटिव मतलब आउटवर्ड्स ई के अपोजिशन में है, तो इसलिए यहाँ पर दोनों माइनस साइन लिए गए हैं। अब एच की भी बात आप जानते हो, जो आप वेक्टर पोटेंशियल से चेक कर सकते हो, बी इक्वल्स टू डेल क्रॉस ए, ये हमारी इक्वेशन होती है। यहाँ पर केवल बी और एच के रिलेशन को लिखा गया, एच को हमने 1/μ0 डेल क्रॉस ए लिखा गया। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ V को नहीं लेकर यहाँ ले लिया रिटार्डिंग पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ रिटार्डिंग एक पॉइंट P पर ले रहे हैं और वो कुछ देर बाद जाएगी, इसलिए हम डायरेक्ट V नहीं ले सकते। और ये जो ब्रैकेट्स लगाया है, इस ब्रैकेट का मतलब ही है एक्चुअली कि यहाँ रिटार्डिंग पोटेंशियल, या फिर हम करंट की बात करें तो ये ब्रैकेट का मतलब है रिटार्डिंग करंट। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें आप ध्यान रखें। अब यहाँ पर डेल वी जे ओमेगा ए इसको चेंज कर दिया, क्योंकि ये चीज हमारी जे ओमेगा के इक्वल होती है। एक्चुअली जो इमेजिनरी पार्ट है वो उसके रेट ऑफ चेंज को बताता है। तो यहाँ पर इस चीज को हमने कैलकुलेट कर लिया। इसी तरह से एच के अंदर भी हमने ये वैल्यू रखी। अब हमें वी चाहिए और हमें ए चाहिए। तो वी हमने कैलकुलेट करा, वेक्टर पोटेंशियल हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर, और यहाँ पर क्यू क्या है एक्चुअली रो वी डी वी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पर अगर हमें गिवन है। अब इसको भी हम चेंज कर लेंगे कि एक समय पर वो रो एम होगा और उसके अंदर रिटार्डेशन इफेक्ट, तो यहाँ पर भी यही फॉर्मूला आ जाएगा रो एम और ई की पावर जे ओमेगा वाला। तो ये कंस्टेंट हमने यहाँ भी रख लिया। ठीक इसी तरह ए जो हमारा होगा वो हमें आई के फॉर्म में निकालें, तो μ0/4 पाई एक पोटेंशियल निकालें जे डी वी बाय आर, जिसके अंदर जे भी हमारा जे एम, उसके अंदर भी रिटार्डेशन वाला इफेक्ट को हमने जोड़ लिया। चलिए कैलकुलेट करते हैं डेल वी, जिसका फॉर्मूला हम जानते हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंगली। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं आपको। इसके करस्पॉन्डिंगली अगर हम कैलकुलेट करें तो डेल वी बाय डेल आर निकाल लें, डेल वी बाय डेल थीटा निकाल लें, और इसी तरह आगे निकालें तो आप पाएंगे कि ई आर आपका ये निकल कर आ जाएगा, ई थीटा आपका ये इक्वेशन निकल कर आएगी, और ई फाई जो है वो 0। ये बात मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताई थी, ये क्यों 0 आई। ई की वैल्यू ये है जिसके करस्पॉन्डिंगली ये सारी चीजें सॉल्व हुई है, जो इक्वेशन सबसे ऊपर मैंने यहाँ पर लिखी है। तो इसके अंदर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए आर और ए थीटा मतलब डाइपोल के एक्सिस के करस्पॉन्डिंगली ये वैल्यूज क्या होंगी, तो उसको भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। आपके पास अगर ए जेड निकल कर आ गया है, जो हमने ए कैलकुलेट किया है, तो उसके करस्पॉन्डिंगली ए आर और ए थीटा को भी कैलकुलेट कर सकते हो। सिमिलरली अब इन इक्वेशंस को हम चेंज करें एज पर द बाउंड्री इक्वेशंस और उसके अंदर आई को लेकर आए, तो यहाँ पर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट ध्यान रखें एमसीक्यूज के लिए भी कि एच आर और एच थीटा यहाँ पर 0 हो जाते हैं। केवल एच फाई कॉम्पोनेंट यहाँ पर रहता है जो कि परपेंडिकुलर है, कॉन्जुगेट पार्ट रहता है इलेक्ट्रिक फील्ड के। अब ये फील्ड्स हमारी जो हमने कैलकुलेट की हैं, इन फील्ड्स को हम 2 अलग अलग ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, जिनको हमने कहा फार फील्ड और नियर फील्ड। फार फील्ड वो फील्ड होती हैं जो आर की वैल्यू जहां बहुत ज्यादा होती है लेमडा से, और नियर फील्ड वो होती हैं जहां आर की वैल्यू बहुत कम होती है लेमडा से। ओके, सो हम एक चीज और जानते हैं, इंट्रिंसिक इम्पीडेंस जिसे कहते हैं नीटा नॉट, विच इज इक्वल टू एच थीटा बाय एच फाई। कई जगह पर इसको पढ़ चुके हैं, जिसकी वैल्यू 120 पाई निकल कर आती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखने के लिए काफी बार काम आएगा। फार फील्ड के केस में जो इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि यहाँ फील्ड 1/r के करस्पॉन्डिंगली वेरी करती है, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होती है। जैसे जैसे आप आर बढ़ता जाएगा, फील्ड्स की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाएगी, और वो भी 1/r के करस्पॉन्डिंगली। ओके,
बट नियर फील्ड के केस के अंदर E चेंज होती है 1/r³ और H चेंज होता है 1/r², और ये फॉर्मूला मेरा बरकरार वहां पर भी रहता है। अब इसको अगर हम चेंज कर लें और दूसरे फॉर्मूले के टर्म में ले आएं तो यहाँ पर η0/μ0, η0 की आप वैल्यू रख सकते हैं, ये सारी वैल्यूज यही निकल कर आ जाएगी। तो इस इक्वेशन को भी आप याद रख सकते हो कि η0/μ0 डेल क्रॉस A भी इसका आंसर हो सकता है, या इस फॉर्मूले को भी आप न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल कर सकते हो। बढ़ते हैं रेडिएशन रेजिस्टेंस की तरफ। अब यहाँ एंटीना रेडिएशन रेजिस्टेंस मैं आपको बता दूं, मैंने आप समझाया था जब इम्पीडेंस के बारे में प्रॉपर्टीज जब एंटीना की पढ़ा रहा था। रेजिस्टेंस यहाँ वो रेजिस्टेंस नहीं जो सर्किटरी का है, यहाँ रेडिएशन को जो रेजिस्टेंस बिकॉज ऑफ द एटमॉस्फेयर, तो यहाँ पर भी कुछ लोड उसको मिलने वाला है, तो उस पर्टिकुलर लोड को ही हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। कैलकुलेट करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पावर से। पावर हम जानते हैं रेडिएटेड P एवरेज, जो भी पावर है ds के करस्पॉन्डिंगली, मतलब एक सर्कल के करस्पॉन्डिंगली निकाल लें तो हमारी पावर कैलकुलेट होके आ जाएगी, जहां पॉइंटिंग वेक्टर के थ्रू हम इस पावर को निकाला करते थे। अब ये W जो है वो 1/2 IR, ये आप पढ़ते आए हैं, I²R होता है, और एवरेज निकालें तो 1/2 Im²R। Im क्या है? मैक्सिमम करंट जो वहां पर फ्लो कर रही है, और लेट अस से कि भाई RR क्या है? उसका रेडिएशन रेजिस्टेंस है। तो इसके करस्पॉन्डिंगली RR हमारा कैलकुलेट होकर आ गया 2W/Im²। अभी कहानी यहीं खत्म नहीं होती, अभी शुरू होती है। अब यहाँ P एवरेज फिर से निकालेंगे, जो रियल पार्ट ऑफ E क्रॉस H होगा, क्योंकि हमें पावर निकालनी है, मैग्नीट्यूड निकालना है, तो उसका रियल पार्ट की बात करेंगे तो E क्रॉस H हम कैलकुलेट करेंगे। फाइनली इसको हम सॉल्व करते आएंगे तो यहाँ H5 की वैल्यू वो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ H5, इसको आप याद रखिएगा जरूर से, क्योंकि हमें इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मांगना है। ये डेरिवेशन फुली मैंने नहीं करवाई है कि क्यों हमने इसको लिया है, तो फिलहाल अभी के लिए यहाँ H*5 विच इज कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ H5। वी ऑल्सो हैव, हमें इस बारे में तो कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो ये वैल्यू हम यहाँ रख सकते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली PR आपने कैलकुलेट कर लिया। अब ये PR हमारे पास आ गया, और साथ ही साथ ये वैल्यू भी हमारे पास निकल कर आ गई। अब आगे अगर देखें तो W की जो वैल्यू है वो P एवरेज DS या PR, DS रेडिएटेड पावर, यहाँ PR को लिया, PR की वैल्यू पीछे वाली स्लाइड से हमने यहाँ पर रखी और W को सॉल्व करा। अब ये W हमें रखना है RR के अंदर, सो दैट हमें ये ओवरऑल वैल्यू निकल कर आ जाए। वो हमारी ये होती है रेडिएशन रेजिस्टेंस की। बीटा की वैल्यू 2π/λ, लेंथ ऑफ द डाइपोल अपॉन 6π। आगे याद रखने के लिए जो हमें रखना है वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, R रेडिएशन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 20 β² L², या फिर एक और साथ में 790 1/λ होल स्क्वायर। तो लैम्डा की टर्म्स में और लेंथ के टर्म्स में ये दोनों ही फॉर्मूले आप याद रखें, आपके क्वेश्चंस में काम आएंगे। और अगर कोई एंड लोडिंग रेजिस्टेंस नहीं है वहां पर, जहां पर Im एग्जैक्टली उसका हाफ जो I एवरेज के इक्वल आ जाए, ऐसा होता नहीं, आपको पता है कि वो 1/√2 के करस्पॉन्डिंगली आता है एवरेज। अगर एग्जैक्टली हाफ आ जाए, मतलब एंड लोडिंग वहां पर नहीं की गई है, तो उस केस में हमारा फॉर्मूला 790 की जगह ये 197 यहां हो जाता है। हेलो एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं अपना एक और लेक्चर, जिसके अंदर हम थिन लीनियर एंटीना के बारे में पढ़ रहे हैं, और हमारे बचे हुए टॉपिक जो इसके हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल एंटीनाज अबव प्लेन ग्राउंड एंड वर्टिकल एंटीनाज अबव प्लेन ग्राउंड। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं जो कंसेप्ट्स को क्लियर करेगी। ये एक्चुअली टॉपिक अबव प्लेन ग्राउंड, हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने एंटीना को अज्यूम किया इन फ्री स्पेस, फाइन, बट अब ये अर्थ सरफेस के ऊपर इस पे क्या इफेक्ट होगा, ये सारी चीजें हम जानना चाहते हैं। तो कोई भी हमारा लीनियर एंटीना जो हमने अभी पढ़ा, उसको एक अर्थ सरफेस के एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर हम रखें, उसको हम हॉरिजॉन्टली कैप्ट करें, उसको या हम वर्टिकली कैप्ट करें, तो उसके रेडिएशन पैटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसकी E और H क्या निकल कर आएगी, उसके R और Z इनपुट इम्पिडेंस और रिएक्टेंस पर क्या इफेक्ट्स पड़ने वाले हैं। तो ये सारी चीज हम जानने वाले हैं। अब इस थ्योरी को यहाँ पर खत्म करते हैं।
हमने अज्यूम अब तक किया था कि एरे एंटीना, लीनियर एंटीना जो एक रिमोट डिस्टेंस पर हैं, बहुत दूर डिस्टेंस पर हैं ग्राउंड से, तो हम अज्यूम करते हैं कि वो फ्री स्पेस में रखे गए हैं। बट हम जानते हैं कि अर्थ सरफेस और ग्राउंड एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो इसकी वजह से कुछ ना कुछ इफेक्ट होने वाले हैं। एक और चीज अज्यूम की है जो क्वेश्चंस में काम आएगी, वो ये कि अगर एंटीना लोकेट है 5 लैम्डा अबव द ग्राउंड तो कंसीडर हम करते हैं फ्री स्पेस, कंसीडर करते हैं, बट एक्चुअल ये पॉइंट नहीं है। सो बिकॉज ऑफ दैट द इम्पीडेंसेस रिलेशन ऑल्सो वेरी डिपेंडिंग पोजिशन ऑन ग्राउंड। सो साथ ही साथ हमारी रेडिएशन पैटर्न भी चेंजेस होते हैं, तो बढ़ते हैं हॉरिजॉन्टल एंटीना अबव प्लेन ग्राउंड। सो यहां कंसीडर किया एक हॉरिजॉन्टल एंटीना अबव प्लेन ग्राउंड जिसकी हाइट h पर हमने उसको रखा, एंटीना की लेंथ λ/2 यहां पर हमने ली। अब इसका एक रिफ्लेक्शन जो ग्राउंड के जस्ट नीचे दिखाई देगा, हम इसको अज्यूम करते हैं एक इमेज मेथड के करस्पॉन्डिंगली, वो भी h डिस्टेंस नीचे है, क्योंकि पैटर्न्स हम उसी के करस्पॉन्डिंगली निकालेंगे। आगे बढ़ेंगे इस स्लाइड में और जानेंगे ये हमने रिफ्लेक्शन क्यों लिया। एक पर्टिकुलर P पॉइंट पर जहां r थीटा फाई, यहां रिजल्टेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स निकालेंगे जो डायरेक्ट इसकी वजह से पहुंच रही है और रिफ्लेक्शन की वजह से पहुंच रही है, तो ये हमें अज्यूम करना है। साथ ही साथ ये अज्यूम करा कि हमारा अर्थ जो है एक परफेक्टली कंडक्टिंग सरफेस है, और आपको जानते होंगे कि कंडक्टिंग सरफेस के अंदर टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ E इज 0। तो ये सारे कंसेप्ट हम माइंड में लेकर चलते हैं। सारी वही बातें कि टेंजेंशियल कंपोनेंट अलोंग द सरफेस ऑफ द ग्राउंड मस्ट वैनिशेस ईच अदर, वहां पर नहीं होता बिकॉज हम कंडक्टिंग सरफेस ट्रीट कर रहे हैं। और साथ ही साथ बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए जब ये रे हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन रिफ्लेक्ट करके आएगी तो इसका फेज रिवर्सल हो जाएगा बाय पाई रेडियंस। सो इसके रिफ्लेक्शन की वजह से करंट जो होगा वो तो सेम होगा दोनों तरफ से, रिफ्लेक्शन की वजह से भी और जो डायरेक्ट रेडिएशन पड़ रही है उसकी वजह से भी, बट उनका फेजेस अलग अलग होंगे। इस डायग्राम से इस सारी चीजों को जानते हैं। एक पर्टिकुलर पॉइंट एंटीना का हमने लिया, उससे डायरेक्ट रेडिएशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आती है और इसी की वजह से यहाँ पर रिफ्लेक्शन हुआ और रिफ्लेक्शन की वजह से रिफ्लेक्टेड वेव्स भी वहां पर पहुंचती है। और जैसा कि मैंने बताया कि आई, ये भी इसकी वजह से जो आई जनरेट हुआ एक्चुअली वो सेम होगा बट अपोजिट फेज के अंदर होगा। ये बातें हमें ध्यान रखनी है। अब रिफ्लेक्शन वाली जो बात मैं कह रहा था कि हम जानेंगे, वो यहां से चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली इसको एक मिरर पॉइंट माना गया क्योंकि यहां से ये रेडिएशन है। तो ये हम अज्यूम कर सकते हैं जबकि हम पावर P ही केवल अप्लाई कर रहे हैं, बट एट द आउटपुट हमें 2 पावर्स मिल रही हैं और कहीं पर अगर लॉस नहीं हो रहे हैं तो टोटल पावर विल बी 2P, वो प्रोवाइड होगी एंटीना एरे के करस्पॉन्डिंगली। मतलब अब एक केवल एंटीना नहीं रह गया, ये एंटीना एरे बन गया, यहाँ 2 एंटीना हो गए। तो यही वजह थी कि हमने केवल अभी तक डाइपोल पढ़ा, डाइपोल के बाद हमने शॉर्ट डाइपोल के बारे में बात करी, शॉर्ट डाइपोल के बारे में आपने एरे के बारे में बात करी और यहां भी एक एरे कंट्रीब्यूट हो जाता है जिसके करस्पॉन्डिंगली अब हम सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे। जैसे ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस, नॉर्मली V वोल्टेज जो है I1 Z1, बट यहां पर I2 Z2M जुड़ जाता है जो कि म्यूचुअल इंपीडेंस रिफ्लेक्टेड सरफेस की वजह से यहां पर जुड़ गई। और साथ में हम ये भी जानते हैं कि I2 क्या है, माइनस ऑफ I1, क्योंकि फेज रिवर्सल यहां पर है। अब ये सारी वैल्यूज हम रखेंगे तो Z1 की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि होगी Z11 माइनस ZM। तो ये वैल्यूज हम क्रिएट कर सकते हैं। Z11 सेल्फ इंपीडेंस हमने कैलकुलेट की, ZM हमने म्यूचुअल इंपीडेंस कैलकुलेट करी, तो ओवरऑल यहाँ पर इनपुट इंपीडेंस Z1 हमने कैलकुलेट कर ली। अगर हम रिएक्टिव कंपोनेंट नहीं मानते हैं तो ड्राइविंग पॉइंट रेजिस्टेंस, ये था ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस। अब रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो यहाँ पर Z की जगह केवल हमने R रख दिया है। अब ये फॉर्मूला हमने कैलकुलेट किया फील्ड इंटेंसिटी गेन बेसिकली, तो HWAG विच इज हाफ वेव एंटीना अबव ग्राउंड, जो कि हमारा एक एरे हो गया, और हमने हाफ वेव एंटीना इन फ्री स्पेस को कंसीडर किया। तो ये फॉर्मूला कैलकुलेट होकर आया जो हमने पिछली स्लाइड्स में भी हमने कैलकुलेट किया था। ये आपको केवल याद रखना है, इसकी डेरिवेशन आपने नहीं करनी है। तो कुछ ऐसी चीजें आपको ध्यान में रखनी है और इन फॉर्मूलाज को माइंड में रखे रिलेशंस कैलकुलेट कर सकते हैं
और उस वजह से कुछ पैटर्न्स जो हमारे निकल कर आते हैं वो ये पैटर्न्स है। एट h इक्वल्स टू लेमडा बाई 10 अगर होगा, लेमडा बाई 4 अगर होगा, लेमडा बाई 2 या फिर h इक्वल्स टू लेमडा होगा तो ये रेडिएशन पैटर्न बनेंगे, क्योंकि ये सारी इक्वेशंस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। इसके करस्पॉन्डिंगली जो इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड्स जो होंगे, ईएम फील्ड्स हमारे कुछ इस तरीके के पैटर्न में होंगे। मगर ध्यान दें, ये जो केवल रेड वाला पोर्शन है यहाँ पर ये बताया गया है, ये पर्टिकुलर पोर्शन ही रेडिएशन पैटर्न है। जो यहाँ पर दूसरा ब्लू लाइन से मैं यहाँ दिखा रहा हूँ वो केवल कंपास के लिए कि किस पर्टिकुलर एंगल पर मेजर लोब होंगे। तो जैसे यहाँ h इक्वल्स टू लेमडा बाई 2 पे 30 डिग्रीज पर एक मेजर लोब होगा और इसके अपोजिट यहाँ पर एक मेजर लोब होगा। अगर h इक्वल्स टू लेमडा हो जाएगा तो 4 मेन लोब्स यहाँ पर क्रिएट होंगे। तो ये इक्वेशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट करें, जो सर्कुलर पैटर्न यहाँ पर मैं दिखा रहा हूं ये वो पैटर्न होगा केवल जब टेस्ट एंटीना और रेफरेंस एंटीना को सेम पावर दी गई है और लॉस रेजिस्टेंस वहां पर अज्यूम नहीं कर रहे हैं, वो 0 है। तो बढ़ते हैं अब इसी तरह से वर्टिकल एंटीना अबव द प्लेन ग्राउंड कंसिडर करते हैं। एक एंटीना फिर से जिसकी लेंथ L है, अबव प्लेन ग्राउंड हॉरिजॉन्टल रखा था पिछली बार, इस बार वो वर्टिकली केप्ट किया हुआ है हमने। इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करेंगे कुछ इस तरीके से, उसको हम डायग्राम्स के करस्पॉन्डिंगली जानते हैं। अगर हम इसको ऐसा समझते हैं कि वर्टिकुलर एंटीना एक लीनियर एंटीना कुछ इस तरीके से रखता है, यहाँ पर इनपुट है, उसके बाद ये अर्थ और उसके बाद फिर एक एंटीना इसकी रिफ्लेक्शन सरफेस, इस तरीके से रखते तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। हमने माना कि इस अर्थ के करस्पॉन्डिंगली वर्टिकल तो ये रखा हुआ है मगर इसको पावर सप्लाई की गई है इस पर्टिकुलर एंड से, सो दैट अब मैं मान सकता हूं एज अ रिफ्लेक्टेड कि मैंने ये पावर यहां से सप्लाई की है। अब ये कंप्लीटली एक एक्चुअल एंटीना की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो प्रॉब्लम को हमने थोड़ा सा रिजॉल्व कर लिया। हमने जो पावर ली वो उसके एक एंड पर इनपुट कराई जनरेटर से और अब कैलकुलेट करते हैं इस एंटीना के करस्पॉन्डिंगली ये पावर पी। अब यहाँ केवल एक चेंज होगा भाई, बाकी सारी इक्वेशन सेम रहेगी जो हमने लीनियर एंटीना के केस में पढ़ी। चेंजेस क्या हो जाएगा, यहाँ एक L नहीं, यहाँ 2 L अलग अलग हो गए हैं। फाइन, तो यहाँ पर अगर हम ये 2 एंटीना ट्रीट करते तो यहाँ पर एक एंटीना यहाँ आता जिसकी लेंथ L, फिर ये आता उसकी भी लेंथ L। तो एक्चुअली L/2 इक्वल्स टू L ये रिलेशन हमारा यहाँ पर आ जाता है। अब इसके करस्पॉन्डिंगली अगर हम एक पर्टिकुलर एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग P पॉइंट पर EM फील्ड को कैलकुलेट करते हैं तो यहां कोऑर्डिनेट बन गए हैं एट डिस्टेंस r, थीटा एंगल एक कोऑर्डिनेट और एक एंगल अल्फा, जिसकी वैल्यू निकल कर आती है E अल्फा r। ये पर्टिकुलर वो वैल्यू है 60/r P/r11 प्लस r1l। ये सारे कॉन्स्टेंट्स पिछली स्लाइड में मैंने लिखे। हाय एवरीवन, तो स्टार्ट करते हैं थिन लीनियर एंटीना का नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर एरे ऑफ 2 ड्रिवन λ/2 एलिमेंट्स या फिर मैं कहूं एंटीना। तो ये दोनों ही बातें एक ही हैं, सो डोंट मेक एनी कंफ्यूजन्स इन दिस थिंग। यहाँ पर 2 अलग अलग केसेस आते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइड केस और एंड फायर केस। इसके अंदर फील्ड पैटर्न्स हमें पढ़ना है, ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस हमें पढ़ना है और गेन पढ़ना है। तीनों के लिए अलग अलग हमें इक्वेशंस को ड्राइव करना है और ऐसा ही एंड फायर के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर 2 केसेस आएंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैटर्न्स। ये क्या हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी इक्वेशंस को याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कहीं मैं शॉर्टकट लेकर आया हूँ सो दैट आप डेरिवेशंस को इजीली ले सकें, लिख सकें। अगर रिटन पेपर है और एमसीक्यूज के लिए आप उसको याद रख सकें। अब एरेज की बात करें, यहाँ अज्यूम किया गया कि 2 हमारे एंटीना हैं जिनकी लेंथ λ/2 है, क्योंकि हम λ/2 एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो कुछ थ्योरीज की बात करें तो यहाँ सुपरपोजिशन से हम कैलकुलेशन करते हैं फील्ड की, और जो ये हमारे डिफरेंट लेंथ्स अगर हम लें या डिफरेंट एरेज हम अगर लें तो उनको हम अपर्चर बोलते हैं। दैट मीन्स अगर इस एंटीना की बात करें तो ये अपर्चर इंक्रीज हो गया, तो डिफरेंट अपर्चर्स कहें, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना, हेलिकल एंटीना, हॉर्न एंटीनाज, दीज आर द डिफरेंट अपर्चर्स एंड अ पार्ट ऑफ दैट दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। तो यहाँ पर हमने 2 एंटीना लिए जिनकी लेंथ λ/2 हमने अज्यूम की।
जिनके बीच में डिस्टेंस d है। तो एक मेरा ये एंटीना और दूसरा एंटीना जो कि थिन वायर एंटीना है। तो कंसेप्ट हम सारे वही लेंगे, h फाई और e थीटा की वैल्यू हम वहीं से ही ले लेंगे। यहाँ पर दो केसेस आते हैं, ब्रॉड साइड और एंड फायर। ब्रॉड साइड केस का मतलब है कि यहाँ करंट जो दी जाती है दोनों एलिमेंट्स के अंदर वो सेम फेज में रहती है, जबकि एंड फायर केस के अंदर हमारी करंट अपोजिट फेज या कहें आउट ऑफ फेज रहती है। तो ये तरीका हो गया याद रखने का कि एंड फायर और ब्रॉड साइड में क्या डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि मेजर लोब रेडिएशंस, मतलब यहाँ पर जो रेडिएशंस है वहां मेजर लोब के अंदर ही हम अज्यूम करते हैं या मिलती है हम ये कहें, जबकि एंड फायर केस के अंदर ब्रॉड साइड कोई रेडिएशन नहीं होती। दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ लोब्स हो सकते हैं, यहाँ पर कम होते हैं एंड फायर केस के करस्पॉन्डिंगली। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंगली हम अज्यूम करते हैं मेरे पास दो एंटीनास हैं, एक एंटीना ये वाला और एक एंटीना ये वाला, जो जेड एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं। दोनों के बीच में सेपरेशन d है। सेंटर हमने यहाँ ओरिजिन को मान लिया। अब यहाँ इसको अज्यूम करना पड़ेगा, ये एक 3D फिगर है। फाइन। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फील्ड की जब बात करी वो क्या चीज है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फील्ड भी होंगी जो वर्टिकली होंगी। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल करस्पॉन्डिंगली, तो और साथ ही साथ कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो मैंने कुछ शेप्स के आप 3D पैटर्न में अज्यूम करके आप इसको समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पर डायग्राम एक अच्छा सा बनाया है। तो यहाँ पर देखें कि ये हो गया हमारा वर्टिकल, और सिमिलरली अगर मैं ये चीज देखूं तो ये मेरे हो गए हॉरिजॉन्टल। तो ये डिफरेंट फील्ड निकालें और फील्ड को निकालकर वेक्टर एडिशन कर दें तो सुपरपोजिशन के करस्पॉन्डिंगली हमारी एग्जैक्ट फील्ड निकल कर आ जाएगी। सो दोनों ही केस के अंदर, ब्रॉड साइड कहें या एंड फायर कहें, दोनों के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम निकालने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए शुरू करते हैं। मैंने जैसे बताया कि कुछ फॉर्मूलाज हमें पुराने अज्यूम करने होंगे, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। अब जब भी हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में एंगल आएगा फाई का। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाई चेंज हो रहा है यहाँ पर। फाइन। तो हॉरिजॉन्टल के केस में फाई चेंज हो रहा है। दैट मीन्स हम ये सेंटर माने, ये पोल इस तरीके से, ये जो एंगल रोटेट कर रहा है ये फाई के करस्पॉन्डिंगली, और वर्टिकल में कुछ इस तरह से वो होगा मेरा थीटा। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हम फाई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ली वो पिछले हमारे इक्वेशन से ले ली, जहां पर d की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा कॉस फाई है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो सिंपली यहाँ पर ट्वाइस कर दिया गया। जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी वो 2ei आएगी, और उसके करस्पॉन्डिंगली बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंगली E इक्वल्स टू KI, इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पुट किया तो यहाँ 2KI1 आ गया। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पैटर्न ऑफ एब्सोल्यूट फील्ड। अब आप फाई की वैल्यू अगर देखें, जब 90 डिग्री होगी तब ई फाई मेरा मैक्सिमम होगा। तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम रेडिएशन हमें कब मिलेगी इंटेंसिटी, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सिमिलरली वर्टिकल की बात करें तो हम ई थीटा को कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू ये निकल कर आएगी। अब दो फॉर्मूले हमारे निकल कर आए हैं जो याद रखने होंगे, ई फाई दिस वन एंड ई थीटा दिस वन। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फील्ड पैटर्न इन वर्टिकल प्लेन। अब इन दोनों की अगर ध्यान से देखें तो कुछ वो ये बात बता रहे हैं कि ये एंटीना हमारा कुछ स्क्रीन के करस्पॉन्डिंगली आप इस तरह रखा हुआ है, और ये दो एंटीना का व्यू हम सामने की तरफ से देख रहे हैं। तो वर्टिकली ये रेडिएशन हो गया और हॉरिजॉन्टली सेंटर से। तो यहाँ हम ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने बताया मैक्सिमम रेडिएशन कब आती है, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री। तो उसके करस्पॉन्डिंगली भी ये हम अज्यूम कर सकते हैं। ये मेरे दो एलिमेंट है। तो कुल मिलाकर दोनों रेडिएशन पैटर्न एक पर्टिकुलर सेंटर से चारों तरफ इजेक्ट होंगे। कुछ इस तरीके का पैटर्न मुझे मिलेगा। फर्दर ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस को अगर कैलकुलेट करें, पहले जाने ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस क्या होता है। सिंपल इनपुट इंपीडेंस, मतलब वहां पर इंपीडेंस जिस जगह पर ट्रांसमिशन लाइन को आरएफ पावर से कनेक्ट किया जाता है, इसको हम इनपुट इंपीडेंस भी बोलते हैं, फीड पॉइंट इंपीडेंस, ड्राइविंग इंपीडेंस। तो डिफरेंट नाम से इसको बुलाया जाता है। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जिसमें Z1 निकल कर आती है 73 + J43,
और कुछ एजम्पशन के लिए Z1 इक्वल्स टू Z2 मतलब दोनों की इम्पीडेंस बराबर, दोनों की म्यूचुअल इम्पीडेंस भी बराबर हमने अज्यूम की है। उसके करस्पॉन्डिंगली अगर Z1 निकालेंगे तो R प्लस JX, आपको रेजिस्टिव फैक्टर और रिएक्टिव फैक्टर दोनों यहां पर लिया, तो फाइनली यू कैन मार्क दिस थिंग एज Z1 73 प्लस J43, आप इसको याद रख सकते हैं फॉर हाफ वेव डाइपोल λ/2, दैट इज फॉर टू हाफ वेव डाइपोल्स, मतलब अगर हमारे दो अलग अलग हाफ वेव डाइपोल हैं उस केस में इसकी वैल्यूज क्या चेंज हो जाएगी। इन दैट केस Z1 इक्वल्स टू Z2 विच इज इक्वल्स टू 60 प्लस J14 ओम। तो ये हमारा R निकल कर आया या Z निकल कर आया केवल एक एंटीना के केस में, और जब हमारे दो वैल्यूज हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास निकलकर 60 प्लस J14 ओम आएगी। Z1 की वैल्यू 600 ओम, और हर एक लाइन, जितनी भी हम लाइन यहां पर ले लें, कई सारे अगर एरे लगा लें, हर लाइन 1200 ओम देती है अपने रेडियो रिसीवर कहें या ट्रांसमीटर कहें। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर याद रख सकते हैं कि ईच लाइन सर्व्स एज 1200 ओम और Z1 विल सर्व एज ओनली सिंगल 600 ओम। तो वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप समझ सकते हैं 1/1200 प्लस 1/1200 सॉल्व करें तो 600 आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, गेन इन फील्ड इंटेंसिटी। अब गेन की वैल्यूज हम कई बार डिफाइन कर चुके हैं, तो यहां दोबारा से देखें कि गेन यहां पर डिफाइन किया गया है द रेशियो ऑफ फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द एरे टू द फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द रेफरेंस एंटीना। तो इस तरीके से गेन को यहां डिफाइन किया गया है, सेम हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहां पर दोनों को पावर जो सप्लाई करी गई है वो सेम है। तो इस गेन की डेफिनेशंस आप याद रख सकते हैं, ये पुरानी वाली ही है। अब इस गेन को निकालने का थोड़ा सा सिंबॉलिकली तरीका अलग है। रेफरेंस एंटीना लिया हमने एक हाफ वेव, और अभी फिलहाल एक पर्टिकुलर एंटीना ए के करस्पॉन्डिंगली हम मेजर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर फॉर्मूला कहें तो ये वो फॉर्मूला है, इसके करस्पॉन्डिंगली हम गेन को कैलकुलेट करते हैं, ये ड्राइव किया गया। बट कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि I नॉट यहां पर क्या है, वो है टर्मिनल करंट जिसकी वैल्यू P/R, R मतलब उसका रेजिस्टेंस जो मिल रहा है एट द टर्मिनल्स। करस्पॉन्डिंगली अगर A भी हम λ/2 माने तो ये वैल्यूज निकल कर आती है 1.56 cos π/2 cos phi। फाई की वैल्यू 90 डिग्री हम जानते हैं वहां पर मैक्सिमम होती है, उसके करस्पॉन्डिंगली GF की वैल्यू 1.56 आती है या फिर 3.862 dBs निकलकर आती है। किस केस में? ब्रॉड साइड के केस में, जब हम λ/2 के दो एरेस ले रहे हैं। सिंपल, तो ये याद आप रख सकते हैं। फर्दर वर्टिकल भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू निकलकर आती है 1.56 और 3.86। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी है, दोनों वैल्यूज सेम है बट both are same, one is independent of phi and another is independent of theta। सिंपल सी बात है कि एक phi की डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, थीटा की डायरेक्शन में फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम बात करते हैं वर्टिकल प्लेन्स की। बट जब कैलकुलेट होके आता है GF की वैल्यू तो उसके अंदर ना तो phi की टर्म होती है यहाँ और ना ही थीटा की टर्म होती है। तो ये चीजें बड़े ध्यान रखने वाली बात है। इफ आई से अ क्वेश्चन की डिपेंडेंसी ऑफ फाई क्या है GF के केस में, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, तो वो आप उसका आंसर दे सकें। खत्म करते हैं इस टॉपिक को, एंड फायर केस पढ़ते हैं। एंड फायर जैसे मैंने बताया आउट ऑफ फेज करंट देते हैं। कुछ पॉइंट याद रखने के लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमम अकर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू लाइन एरे। तो जो हमारा एरे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन होता है। किस केस में? ब्रॉड साइड के केस में। और एंड फायर के केस में मैक्सिमम कब होता है? अलोंग द साइड। दैट मींस इस एरे की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर रेडिएशन ज्यादा रहती है इन केस ऑफ ब्रॉड साइड, और इसके अलोंग द लाइन रहती है, अलोंग द एंटीनाज रहती है इन केस ऑफ द एंड फायर। तो ये कुछ बातें याद रखने के लिए ये डायग्राम भी सामने बनाया, दोनों को यहाँ पर दिखाया गया है। दो एंटीना ये अलोंग द स्क्रीन यहाँ पर आप चेक करें तो ये डायग्राम हो गया। इसके करस्पॉन्डिंगली
हेलो एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं अपना एक और लेक्चर जिसके अंदर हम थिन लीनियर एंटीना के बारे में पढ़ रहे हैं और हमारे बचे हुए टॉपिक जो इसके हैं वो आगे हम पढ़ने वाले हैं। हॉरिजॉन्टल एंटीनाज अबव प्लेन ग्राउंड एंड वर्टिकल एंटीनाज अबव प्लेन ग्राउंड। तो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी स्टोरी देख लेते हैं जो कंसेप्ट्स को क्लियर करेगी। ये एक्चुअली टॉपिक अबव प्लेन ग्राउंड हम किसकी बात कर रहे हैं। अभी तक हमने एंटीना को अज्यूम किया इन फ्री स्पेस, फाइन, बट अब ये अर्थ सरफेस के ऊपर इस पे क्या इफेक्ट हो वैल्यू। हाय एवरीवन। तो स्टार्ट करते हैं थिन लीनियर एंटीना का नेक्स्ट पार्ट जिसके अंदर एरे ऑफ टू ड्रिवन लैम्डा बाय टू एलिमेंट्स, या फिर मैं कहूं एंटीना। तो ये दोनों ही बातें एक ही हैं, सो डोंट मेक एनी कंफ्यूजन्स इन दिस थिंग। यहाँ पर दो अलग अलग केसेस आते हैं जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड साइड केस और एंड फायर केस। इसके अंदर फील्ड पैटर्न्स हमें पढ़ना है, ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस हमें पढ़ना है और गेन पढ़ना है। तीनों के लिए अलग अलग हमें इक्वेशंस को ड्राइव करना है और ऐसा ही एंड फायर के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पर दो केसेस आएंगे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैटर्न्स। ये क्या हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। थोड़ी इक्वेशंस को याद रखने में प्रॉब्लम हो सकती है, कहीं कहीं मैं शॉर्टकट लेकर आया हूँ सो दैट आप डेरिवेशंस को इजीली ले सकें, लिख सकें। अगर रिटन पेपर है और एमसीक्यूज के लिए आप उसको याद रख सकें। अब एरेज की बात करें, यहाँ अज्यूम किया गया कि दो हमारे एंटीना हैं जिनकी लेंथ लैम्डा बाय 2 है, क्योंकि हम लैम्डा बाय 2 एलिमेंट्स की बात करते हैं। तो कुछ थ्योरीज की बात करें तो यहाँ सुपरपोजिशन से हम कैलकुलेशन करते हैं फील्ड की, और जो ये हमारे डिफरेंट लेंथ्स अगर हम लें या डिफरेंट एरेज हम अगर लें तो उनको हम अपर्चर बोलते हैं। दैट मीन्स अगर इस एंटीना की बात करें तो ये अपर्चर इंक्रीज हो गया, तो डिफरेंट अपर्चर्स कहें, डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीना, हेलिकल एंटीना, हॉर्न एंटीनाज, दीज आर द डिफरेंट अपर्चर्स एंड अ पार्ट ऑफ दैट दिस इज वन ऑफ इट्स काइंड। तो यहाँ पर हमने दो एंटीना लिए जिनकी लेंथ लैम्डा बाय 2 हमने अज्यूम की, जिनके बीच में डिस्टेंस d है। तो एक मेरा ये एंटीना और दूसरा एंटीना जो कि थिन वायर एंटीना है। तो कंसेप्ट हम सारे वही लेंगे, h फाई और e थीटा की वैल्यू हम वहीं से ही ले लेंगे। यहाँ पर दो केसेस आते हैं, ब्रॉड साइड और एंड फायर। ब्रॉड साइड केस का मतलब है कि यहाँ करंट जो दी जाती है दोनों एलिमेंट्स के अंदर वो सेम फेज में रहती है, जबकि एंड फायर केस के अंदर हमारी करंट अपोजिट फेज या कहें आउट ऑफ फेज रहती है। तो ये तरीका हो गया याद रखने का कि एंड फायर और ब्रॉड साइड में क्या डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि मेजर लोब रेडिएशंस, मतलब यहाँ पर जो रेडिएशंस है वहां मेजर लोब के अंदर ही हम अज्यूम करते हैं या मिलती है हम ये कहें, जबकि एंड फायर केस के अंदर ब्रॉड साइड कोई रेडिएशन नहीं होती। दैट मीन्स यहाँ नंबर ऑफ लोब्स हो सकते हैं, यहाँ पर कम होते हैं एंड फायर केस के करस्पॉन्डिंगली। तो अब कोऑर्डिनेट सिस्टम के करस्पॉन्डिंगली हम अज्यूम करते हैं मेरे पास दो एंटीनास हैं, एक एंटीना ये वाला और एक एंटीना ये वाला, जो जेड एक्सिस के अलोंग रखे हुए हैं। दोनों के बीच में सेपरेशन d है। सेंटर हमने यहाँ ओरिजिन को मान लिया। अब यहाँ इसको अज्यूम करना पड़ेगा, ये एक 3D फिगर है, फाइन। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल फील्ड की जब बात करी वो क्या चीज है एग्जैक्टली। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके की फील्ड भी होंगी जो वर्टिकली होंगी। तो ये तो हो गया हमारा वर्टिकल करस्पॉन्डिंगली, तो और साथ ही साथ कुछ ऐसे हॉरिजॉन्टल। तो मैंने कुछ शेप्स के आप 3D पैटर्न में अज्यूम करके आप इसको समझ पाएंगे। मैंने यहाँ पर डायग्राम एक अच्छा सा बनाया है। तो यहाँ पर देखें कि ये हो गया हमारा वर्टिकल, और सिमिलरली अगर मैं ये चीज देखूं तो ये मेरे हो गए हॉरिजॉन्टल। तो ये डिफरेंट फील्ड निकालें और फील्ड को निकालकर वेक्टर एडिशन कर दें तो सुपरपोजिशन के करस्पॉन्डिंगली हमारी एग्जैक्ट फील्ड निकलकर आ जाएगी। सो दोनों ही केस के अंदर, ब्रॉड साइड कहें या एंड फायर कहें, दोनों के अंदर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम निकालने वाले हैं। तो हॉरिजॉन्टल के लिए शुरू करते हैं। मैंने जैसे बताया कि कुछ फॉर्मूलाज हमें पुराने अज्यूम करने होंगे, तो आप उसका ध्यान रखिएगा। अब जब भी हॉरिजॉन्टल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल सरफेस में एंगल आएगा फाई का। तो ये आपको ध्यान रखना है, फाई चेंज हो रहा है यहाँ पर, फाइन। तो हॉरिजॉन्टल के केस में फाई चेंज हो रहा है, दैट मीन्स हम ये सेंटर माने, ये पोल इस तरीके से, ये जो एंगल रोटेट कर रहा है ये फाई के करस्पॉन्डिंगली, और वर्टिकल में कुछ इस तरह से वो होगा मेरा थीटा। तो जब भी हम हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे तो हम फाई कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ इंस्टेंटेनियस
इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने ली वो पिछले हमारे इक्वेशन से ले ली, जहां पर d की वैल्यू 2 पाई बाय लैम्डा कॉस फाई है। अब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करें तो सिंपली यहाँ पर ट्वाइस कर दिया गया, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू आएगी वो 2EI आएगी और उसके करस्पॉन्डिंगली बस यहाँ पर 2 से मल्टीप्लिकेशन कर दी। अब इस फॉर्मूले के करस्पॉन्डिंगली E इक्वल्स टू KI, इस फॉर्मूले से हमने यहाँ पुट किया तो यहाँ 2KI1 आ गया। इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन पैटर्न ऑफ एब्सोल्यूट फील्ड। अब आप फाई की वैल्यू अगर देखें, जब 90 डिग्री होगी तब ई फाई मेरा मैक्सिमम होगा, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। तो मैक्सिमम रेडिएशन हमें कब मिलेगी इंटेंसिटी, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री होगी। सिमिलरली वर्टिकल की बात करें तो हम ई थीटा को कैलकुलेट करेंगे, जिसकी वैल्यू ये निकल कर आएगी। अब दो फॉर्मूले हमारे निकल कर आए हैं जो याद रखने होंगे, ई फाई दिस वन एंड ई थीटा दिस वन। इसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट फील्ड पैटर्न इन वर्टिकल प्लेन। अब इन दोनों की अगर ध्यान से देखें तो कुछ वो ये बात बता रहे हैं कि ये एंटीना हमारा कुछ स्क्रीन के करस्पॉन्डिंगली आप इस तरह रखा हुआ है और ये दो एंटीना का व्यू हम सामने की तरफ से देख रहे हैं। तो वर्टिकली ये रेडिएशन हो गया और हॉरिजॉन्टली सेंटर से। तो यहां हम ये भी देख सकते हैं कि जो मैंने बताया मैक्सिमम रेडिएशन कब आती है, जब फाई की वैल्यू 90 डिग्री, तो उसके करस्पॉन्डिंगली भी ये हम अज्यूम कर सकते हैं। ये मेरे दो एलिमेंट है, तो कुल मिलाकर दोनों रेडिएशन पैटर्न एक पर्टिकुलर सेंटर से चारों तरफ इजेक्ट होंगे। कुछ इस तरीके का पैटर्न मुझे मिलेगा। फर्दर ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस को अगर कैलकुलेट करें, पहले जाने ड्राइविंग पॉइंट इंपीडेंस क्या होता है। सिंपल इनपुट इंपीडेंस, मतलब वहां पर इंपीडेंस जिस जगह पर ट्रांसमिशन लाइन को आरएफ पावर से कनेक्ट किया जाता है, इसको हम इनपुट इंपीडेंस भी बोलते हैं, फीड पॉइंट इंपीडेंस, ड्राइविंग इंपीडेंस, तो डिफरेंट नाम से इसको बुलाया जाता है। तो फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, जिसमें Z1 निकल कर आती है 73 प्लस J43, और कुछ एजम्पशन के लिए Z1 इक्वल्स टू Z2, मतलब दोनों की इंपीडेंस बराबर, दोनों की म्यूचुअल इंपीडेंस भी बराबर हमने अज्यूम की है। उसके करस्पॉन्डिंगली अगर Z1 निकालेंगे तो R प्लस JX, आपको रेजिस्टिव फैक्टर और रिएक्टिव फैक्टर दोनों यहां पर लिया, तो फाइनली यू कैन मार्क दिस थिंग एज Z1 73 प्लस J43, आप इसको याद रख सकते हैं फॉर हाफ वेव डाइपोल लैम्डा बाई 2, दैट इज फॉर टू हाफ वेव डाइपोल्स, मतलब अगर हमारे दो अलग अलग हाफ वेव डाइपोल हैं उस केस में इसकी वैल्यूज क्या चेंज हो जाएगी। In that case, Z1 equals to Z2, which is equals to 60 plus J14 ओम। तो ये हमारा R निकल कर आया या Z निकल कर आया केवल एक एंटीना के केस में, और जब हमारे दो वैल्यूज हो जाएंगी तो उसकी वैल्यू हमारे पास निकल कर 60 प्लस J14 ओम आएगी। Z1 की वैल्यू 600 ओम, और हर एक लाइन, जितनी भी हम लाइन यहाँ पर ले लें, कई सारे अगर एरे लगा लें, हर लाइन 1200 ओम देती है अपने रेडियो रिसीवर कहें या ट्रांसमीटर कहें। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहां पर याद रख सकते हैं कि ईच लाइन सर्व्स एज 1200 ओम और Z1 विल सर्व एज ओनली सिंगल 600 ओम। तो वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आप समझ सकते हैं 1/1200 प्लस 1/1200 सॉल्व करें तो 600 आ जाएगा। नेक्स्ट डेफिनेशन, गेन इन फील्ड इंटेंसिटी। अब गेन की वैल्यूज हम कई बार डिफाइन कर चुके हैं, तो यहां दोबारा से देखें कि गेन यहां पर डिफाइन किया गया है, द रेशियो ऑफ फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द एरे टू द फील्ड इंटेंसिटी फ्रॉम द रेफरेंस एंटीना। तो इस तरीके से गेन को यहां डिफाइन किया गया है। सेम हम पहले भी कर चुके हैं, बट यहां पर दोनों को पावर जो सप्लाई करी गई है वो सेम है। तो इस गेन की डेफिनेशंस आप याद रख सकते हैं, ये पुरानी वाली ही है। अब इस गेन को निकालने का थोड़ा सा सिंबॉलिकली तरीका अलग है। रेफरेंस एंटीना लिया हमने एक हाफ वेव, और अभी फिलहाल एक पर्टिकुलर एंटीना ए के करस्पॉन्डिंगली हम मेजर कर रहे हैं। तो ओवरऑल अगर फॉर्मूला कहें तो ये वो फॉर्मूला है, इसके करस्पॉन्डिंगली हम गेन को कैलकुलेट करते हैं, ये ड्राइव किया गया। बट कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि आई नॉट यहाँ पर क्या है, वो है टर्मिनल करंट, जिसकी वैल्यू P/R, R मतलब उसका रेजिस्टेंस जो मिल रहा है एट द टर्मिनल्स। करस्पॉन्डिंगली अगर A भी हम लैम्डा बाई 2 माने तो ये वैल्यूज निकल कर आती है
1.56 cos pi by 2 cos phi। phi की वैल्यू 90 डिग्री हम जानते हैं वहां पर मैक्सिमम होती है, उसके करस्पॉन्डिंगली GF की वैल्यू 1.56 आती है या फिर 3.862 dBs निकलकर आती है। किस केस में? ब्रॉड साइड के केस में, जब हम λ/2 के दो एरेस ले रहे हैं। सिंपल, तो ये याद आप रख सकते हैं। फर्दर वर्टिकल भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू निकलकर आती है 1.56 और 3.86। तो यहां पर एक क्वेश्चन ये भी है, दोनों वैल्यूज सेम है बट बोथ आर सेम, वन इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाई एंड अनदर इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। सिंपल सी बात है कि एक फाई की डायरेक्शन में हम निकाल रहे हैं जब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल की, थीटा की डायरेक्शन में फील्ड को कैलकुलेट कर रहे हैं जब हम बात करते हैं वर्टिकल प्लेन्स की। बट जब कैलकुलेट होके आता है GF की वैल्यू तो उसके अंदर ना तो फाई की टर्म होती है यहाँ और ना ही थीटा की टर्म होती है। तो ये चीजें बड़े ध्यान रखने वाली बात है। इफ आई से अ क्वेश्चन की डिपेंडेंसी ऑफ फाई क्या है GF के केस में, हॉरिजॉन्टल में या वर्टिकल में, तो आप उसका आंसर दे सकें। खत्म करते हैं इस टॉपिक को, एंड फायर केस पढ़ते हैं। एंड फायर जैसे मैंने बताया आउट ऑफ फेज करंट देते हैं। कुछ पॉइंट याद रखने के लिए, प्रिंसिपल मैक्सिमम अकर्स इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन टू लाइन एरे। तो जो हमारा एरे है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम रेडिएशन होता है। किस केस में? ब्रॉड साइड के केस में। और एंड फायर के केस में मैक्सिमम कब होता है? अलोंग द साइड। दैट मींस इस एरे की बात करें तो इसके परपेंडिकुलर रेडिएशन ज्यादा रहती है इन केस ऑफ ब्रॉड साइड, और इसके अलोंग द लाइन रहती है, अलोंग द एंटीनाज रहती है इन केस ऑफ द एंड फायर। तो ये कुछ बातें याद रखने के लिए ये डायग्राम भी सामने बनाया, दोनों को यहाँ पर दिखाया गया है। दो एंटीना ये अलोंग द स्क्रीन, यहाँ पर आप चेक करें तो ये डायग्राम हो गया। इसके करस्पॉन्डिंगली, इन एलिमेंट्स के करस्पॉन्डिंगली ई फाई की वैल्यू आप कैलकुलेट पुराने तरीके से कर सकते हो, जिसकी वैल्यू 2ki1 sin बीटा d cos फाई बाय 2। ये बीटा की वैल्यू सारी हमारी पुरानी हो चुकी है। ड्राइविंग पॉइंट इम्पिडेंस Z1 अगर एक के लिए निकालें तो 86 प्लस J72, म्यूचुअल इम्पिडेंस अगर निकालें तो -13 प्लस J29 फॉर डिफरेंट डाइपोल्स के केस में निकल कर आती है। तो ये हमारी हो गई म्यूचुअल वाली वैल्यूज, जैसे हमने लास्ट टाइम अभी अलग अलग निकाला था। और यहाँ पर गेन इन फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए सेम फॉर्मूला को इस्तेमाल किया, हाफ वेव और A, तो वैसे ही शो किया गया A बाय हाफ वेव। अब A भी अगर हाफ वेव हो जाएगा तो उसकी वैल्यूज हम पुट कर सकते हैं। उस केस के अंदर निकल कर आती है 1.30 या फिर कहें 2.3 dBs, और वर्टिकली इट इज डिफरेंट 4.4 dBs। तो ये क्वेश्चंस हैं, बन सकते हैं, आप इन वैल्यूज को याद रख सकते हैं। और ये कुछ चीजें तो जरूर याद रखनी चाहिए कि किस केस में, λ/2 के केस में आप एक नोट का बनाएं, नोटबुक पे ये सारी वैल्यूज लिखें सो दैट आपके ये याद रहें फॉर द फ्यूचर इन केस ऑफ गेट एग्जामिनेशन। हाय ऑल, तो बिना टाइम को वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं यागी उडा एंटीना। अभी तक इस यूनिट के अंदर हमने दो टॉपिक पढ़ लिए हैं, वो हैं शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल, लीनियर एंटीना। अब बारी है हमारी यागी उडा एंटीना के बारे में। तो ये एंटीना अक्सर पुराने ज़माने में लगा करता था और ये एंटीना शायद आपने देखा भी हो, तो इसके बारे में ही हम पढ़ने वाले हैं। और यही यागी उडा एंटीना है जो दो साइंटिस्ट, एक यागी और एक उडा, उनके टाइटल नेम्स पर रखा गया था। अभी इसी पर्टिकुलर स्लाइड के अंदर ही इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम खत्म कर लेते हैं, कंसेप्ट्स को जान लेते हैं कि एक्चुअली हम क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं टेक्निकली। तो अभी सारी बातें आएंगी फर्दर स्लाइड्स में। तो अभी तक आपने पढ़ा एक डाइपोल के बारे में, सिंगल डाइपोल एंटीना, उसके बाद आपने शॉर्ट डाइपोल एंटीना के बारे में पढ़ा। फाइनली आपने एरे के बाद आपने वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अगर उसे अर्थ सरफेस के करस्पॉन्डिंगली रखते हैं तो हम कैसे निकालेंगे। अब ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब ऐसा ही कुछ समझे कि एक एरे एंटीना हमारा अबव द प्लेन ग्राउंड रखा हुआ है, वही सारी चीजें आएंगी। अब इस एरे को हम क्या कर सकते हैं, लॉन्ग एरे भी हो सकता है, तो वो लॉन्ग वायर बन गया। इसको हम फोल्ड कर दें, दैट इज कॉल्ड द फोल्डेड डाइपोल। तो ये सारी चीजें अब आगे लेक्चर में भी आने वाली हैं। तो इस तरीके की सीक्वेंस है हमारे इस पर्टिकुलर यूनिट की।
अब यहाँ पर इस एंटीना के अंदर जो स्ट्रिप्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5, एक्चुअली बेसिक एंटीना की अगर हम बात करें तो अभी इसकी हम नई बात करते हैं। वहाँ पर 3 स्ट्रिप्स होती हैं, एक सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी और एक उससे छोटी। अब डिज़ाइन और ये क्या चीज़ है जानते हैं। जो बीच वाले पर्टिकुलर स्ट्रिप है, इस एंटीना को हम एक्टिव एलिमेंट बोलते हैं। इसी के अंदर ही हम पावर को सप्लाई करते हैं। उसके बाद आगे वाली स्ट्रिप को हम डायरेक्टर बोलते हैं और पीछे वाली स्ट्रिप को हम रिफ्लेक्टर बोलते हैं। ये रिफ्लेक्ट करने के काम आती है रेडिएशंस को, और आगे वाली डायरेक्ट करती है। तो कुछ इस तरीके से हम समझ लेते हैं, ये हमारा एंटीना। तो एक्चुअली जो रेडिएशन है वो सामने की तरफ डायरेक्ट होंगी, पीछे वाली रिफ्लेक्ट होके भी इसी के अंदर मर्ज हो जाएंगी, जिस वजह से ये एंटीना को हम हाईली डायरेक्टिव एंटीना और हाई गेन एंटीना के नाम से भी जानते हैं। अब डिज़ाइन करने की जब हम बात करें तो ये पर्टिकुलर लेंथ क्या होगी, जिसके करस्पॉन्डिंगली हम λ/2, λ/4, मतलब जो मिड वाली स्ट्रिप है इसकी लेंथ क्या होगी, इसके करस्पॉन्डिंगली आगे जो डायरेक्टर है उसकी लेंथ कितनी होगी, पीछे वाले रिफ्लेक्टर की लेंथ कितनी होगी, दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, किस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी पर ये क्या क्या वैल्यूज आएंगी। तो ये हम डिजाइन पैरामीटर्स में पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं यागी उडा एंटीना इस बेसिक कंसेप्ट्स के साथ। इस एंटीना को हम हाई गेन एंटीना भी बोलते हैं, जैसा मैंने बताया। इसके 3 अलग अलग पार्ट होते हैं, जिसके अंदर ड्रिवन एलिमेंट और पैरासिटिक एलिमेंट्स। पैरासिटिक एलिमेंट 2, एक डायरेक्टर एक रिफ्लेक्टर। ड्रिवन एलिमेंट के अंदर पावर सप्लाई की जाती है, इसी को हम एक्टिव एलिमेंट भी बोलते हैं। तो इसी से ही पर्टिकुलर हम ट्रांसमिशन का काम करते हैं। पैरासिटिक एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट कहें, ये हमारे डायरेक्टर और रिफ्लेक्टर दोनों के काम आते हैं। इसके अंदर हम पावर तो नहीं प्रोड्यूस करते, कोई अप्लाई भी नहीं करते, बट इसके अंदर बिकॉज ऑफ द ईएम प्रिंसिपल्स, एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से कुछ करंट आ जाता है। सो वी कैन से दैट कि ड्राइविंग एलिमेंट क्या है, वो रेजोनेंट हाफ वेव डाइपोल हमने मान के चला, और जो 2 पैरासिटिक एलिमेंट है वो हमारी मेटेलिक रॉड है। ये हमारा एक्टिव एलिमेंट, ये हमारे पैसिव एलिमेंट्स। तो ये स्ट्रक्चर आ गया। अब यहाँ पर ही देखें जो हमने अभी पढ़ा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया कि ये पर्टिकुलर हमारा रिफ्लेक्टर पार्ट हो गया, ये एंटीना वाला पार्ट हो गया, और ये हमारा डायरेक्टर। आप देखें यहाँ पर कि 0.55 लैम्डा, 0.5, और ये उससे कम 0.45 लैम्डा। तो ये डिजायर्ड बीम को एक डायरेक्शन में भेजता है और ये पीछे से रिफ्लेक्ट करता है। आर यहाँ पर रिफ्लेक्टर मैंने कहा, और डी यहाँ पर डायरेक्टर। तो ये आर हो गया, ये हमारा डी हो गया, और फीड लाइन हमारी मिड के अंदर हो गई। कई सारे और भी हम रिफ्लेक्टर्स और डायरेक्टर्स रख सकते हैं। ये एक बेसिक 3 एलिमेंट यागी उडा एंटीना के बारे में हम पढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि पैरासिटिक एलिमेंट को हम पावर तो नहीं देते सोर्स से, बट उसके अंदर कुछ ना कुछ करंट और एक रिएक्टेंस वैल्यू डेवलप हो जाती है बिकॉज ऑफ द एक्टिव एलिमेंट। यूजुअली ये स्पेसिंग जो है दोनों के बीच में, मैंने बताया कि स्पेसिंग क्या होगी एक्चुअली इन दोनों स्ट्रिप्स के बीच में, वो 0.10 लैम्डा से लेकर 0.15 लैम्डा हो सकती है इस रेशो में। साथ ही साथ ये लेंथ की अगर करस्पॉन्डिंगली बात करें तो ये लेंथ आर रिफ्लेक्टर की है, वो 5% मोर देन ड्रिवन एलिमेंट। मतलब ड्रिवन एलिमेंट बीच वाला, इससे इसकी 5% ज़्यादा, और ये लास्ट वाली इसकी 5% कम। तो ये वैल्यूज़ हम अक्सर लेते हैं एक टिपिकल एंटीना को जब डिज़ाइन करते हैं। तो इन प्रैक्टिस अगर 3 एलिमेंट एंटीना की बात करें और उसकी लेंथ लें सपोज 500/f इन मेगाहर्ट्ज के अंदर हम ले रहे हैं इतने फीट, तो ड्रिवन एलिमेंट की 475/f और एलडी डायरेक्टिव एलिमेंट की 455/f इन मेगाहर्ट्ज फीट हम रखते हैं। ये एक टिपिकल वैल्यूज हैं जो हम यागी उडा एंटीना में लेते हैं। इसी को ही मैंने यहाँ पर बनाया है। आप देख सकते हैं डिफरेंट टाइप की मॉडलिंग कर सकते हैं। अलग ये 3 एलिमेंट था, 3 एलिमेंट के साथ आपने फोल्डेड डाइपोल ले लिया, फोल्डेड डाइपोल के बाद फोल्डेड डाइपोल एक पूरा कंटिन्यूअस यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर ब्रेक्ड है। तो कई तरीके से हम डिफरेंट यागीज को बनाते हैं टू इंक्रीज द एफिशिएंसी, लाइक in case of directivity, gain and the power. अब इन कैरेक्टरिस्टिक्स को एक बार दोबारा से जान ले। इनको हम बीम एंटीनाज के नाम से भी जानते हैं। ये यूनिडायरेक्शनल होते हैं, मॉडरेट डायरेक्टिविटी होती है, बहुत लाइट वेट, लो कॉस्ट, सिंपल इन डिजाइन होते हैं।
स्पेसिंग मैंने बताया था 0.1 लैम्डा टू 0.15 लैम्डा, 2% लगभग बैंडविड्थ होती है एक पर्टिकुलर रेडिएशन पैटर्न के अंदर। गेन 8 dB तक हो सकता है, फ्रंट टू बैक रेशो इसकी 20 dB तक हो सकती है। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फील्ड होता है, सुपर डायरेक्टिव और हाई डायरेक्टिव गेन एंटीनास के नाम से भी इसको जाना जाता है। फॉर लार्जर गेन हम ज़्यादा से ज़्यादा एलिमेंट्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। 6 एलिमेंट्स के केस में 40 dB के आसपास उसका गेन आ जाता है। सफिशिएंट एप्लीकेशंस अगर अब बात करें तो हम पुराने ज़माने में इसको टीवी एप्लीकेशंस, रिसीवर और ट्रांसमीटर के लिए इस्तेमाल करते थे। अब चलते हैं डिज़ाइन करते हैं ये सारी चीज़ें। तो सबसे पहले हमें लैम्डा चाहिए। लैम्डा की वैल्यू C/F से निकाल सकते हैं। 3 × 10⁸ ये आप जानते हैं मीटर पर सेकंड में स्पीड ऑफ लाइट। F इन मेगाहर्ट्ज, तो F मेगाहर्ट्ज के लिए 10⁶ कर लीजिए तो 6 और यहाँ 2 बच गया, तो ये हो गई 300/F। तो इस तरीके से आपने लैम्डा की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। अब फर्दर एक प्रिंसिपल और यहाँ पर आता है, वो ये कि जो हम लेंथ लेते हैं एक्चुअली उस लेंथ का कुछ पर्टिकुलर पार्ट हमारा खाली रह जाता है। हम मानते हैं कि यहाँ पर क्या है कि इलेक्ट्रॉन हमारा डाइपोल के अंदर रिफ्लेक्ट होके पहले ही वापसी आ जा रहा है, जिससे क्या होगा कि एंड पॉइंट लॉसेस वहाँ पर कम हो जाते हैं। ये पर्टिकुलर वैल्यू पूरी लेंथ के 5% के आसपास होती है। दोनों को अगर मिलाएं तो अगर ये हमारा टोटल 100 का है तो ये कह सकते हैं कि 5 यूनिट डिस्टेंस जो है वो हमारे एंड पॉइंट के लिए छोड़ दिए गए हैं। तो इसलिए जो लेंथ एक्चुअल रह जाती है वो 95% रह जाती है। तो अब हम कंप्यूट करेंगे, तो अब कैसे कर सकते हैं? फॉर द हिंट मैंने यहाँ पर लिखा है कि 0.5 से आप उसको मल्टीप्लाई कर दें। एक वैल्यू यहाँ पर आ गई जो हमने λ/2 केस में अगर बात करें, λ/2 डाइपोल, तो 300 आया था ना हमारा, 300/2 150 हो गया। 0.95 से मल्टीप्लाई करिए, डिवाइडेड बाय F इन मेगाहर्ट्ज। फीट में निकालना है तो आप वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं। अब ये जितनी भी वैल्यूज आने वाली हैं भाई, अब इन सबको आपने याद रखना है फॉर द क्वेश्चन आंसर्स एंड MCQ बेस्ड क्वेश्चन एज वेल एज फॉर गेट क्वेश्चंस। लेंथ ऑफ द रिफ्लेक्टर 152/F इन मीटर्स और इन फीट 498/F। तो एक्चुअली निकली वहीं से ही है। आप ध्यान रख सकते हैं कि 300 निकला था, फिर 150 आया। अब 150 के करस्पॉन्डिंगली एक का 5% ज्यादा और एक का 5% कम, सिंपल। तो LR आपने निकाल लिया। इस तरह से लेंथ ऑफ डायरेक्टर आपने निकाल लिया। अब अगर मल्टीपल डायरेक्टर आपको लगाने हैं तो फिर 5% कम और करते चले जाइएगा, तो LD2 LD3 वो भी कैलकुलेट होके आ जाएगा। स्पेसिंग की बात करें, जो मिनिमम स्पेसिंग हम लेते हैं, जो टिपिकल वैल्यू है वो है 246/F इन मेगाहर्ट्ज इन फीट और 75/F इन मीटर। स्पेसिंग बिटवीन डायरेक्टर टू डायरेक्टर, अगर हम 2 डायरेक्टर या 2 और 3 डायरेक्टर हम लेने जा रहे हैं तो ये स्पेसिंग भी हमारी 38/F इसके करस्पॉन्डिंगली होती है। F हमारी है ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी, इसको आप याद रखिएगा इन मेगाहर्ट्ज। स्पेसिंग बिटवीन डायरेक्टर टू डाइपोल तो 40/F मेगाहर्ट्ज। और फॉर डेल्टा ऑपरेटेड चैनल द सेंटर फ्रीक्वेंसी, ये काफी पूछा जाता है। डेल्टा ऑपरेटेड एक पर्टिकुलर कम्युनिकेशन चैनल की बात करें तो 178 मेगाहर्ट्ज होती है सेंटर। So this lecture is the last lecture of the unit 4। जिस लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं लॉन्ग वायर एंटीना और फोल्डेड डाइपोल एंटीना के बारे में। ये सारे टॉपिक हैं हमारे इस यूनिट के जो हम कवर कर चुके हैं, और ये दोनों टॉपिक बहुत ही आसान जिसको हम कवर करने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक में आप ये समझें कि यागी उडा एंटीना एज वेल एज ये दोनों हमारे टाइप के एंटीना काफ़ी आसान रहे हैं जो पिछले लेक्चर में पढ़ा और जो हम अब पढ़ने जा रहे हैं। अब इस कंसेप्ट को इस नॉर्मल सी एक स्टोरी से हम समझते हैं और इसमें आगे बढ़ते हैं। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा एक डाइपोल के बारे में। ये मैं पहले भी आपको अभी बता चुका हूँ पिछले लेक्चर के अंदर, फिर से बता रहा हूँ क्योंकि सारी चीज़ें कनेक्टेड हैं। उसके बाद आपने पढ़ा शॉर्ट डाइपोल के बारे में, इसके बाद लीनियर एंटीना के बारे में, एंड फाइनली इसको हमने यूज़ किया लीनियर एंटीना को यागी एंटीनास के अंदर। यागी उडा एंटीना को हम यागीज के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। और
इसके बाद अब है लॉन्ग वायर एंटीना। एक्चुअली जो हमारा लीनियर एंटीना था उसको हमने लेंथ जो लिए थी वो थी λ/2 के करस्पॉन्डिंगली। अब अगर ये ज्यादा हो जाए तब क्या होगा? अब इससे अगर ज्यादा हो जाए, लेट्स से मोर देन λ/2, इफ वी से लैम्डा और 2 लैम्डा और 3 लैम्डा अगर हो जाए तो क्या होगा? तो मैं आपको ये डायग्राम याद दिला दूं, जिस डायग्राम के अंदर मैंने इसी चीज के बारे में बताया था जब लीनियर एंटीना हमने पढ़ा था। इसके अंदर आपने देखा ये λ/2 का केस था और ये चलते चलते 2 लैम्डा। दैट मीन्स एक पर्टिकुलर वायर के अंदर जो करंट का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहाँ देखें 2 साइकिल्स आ गई हैं। तो अगर यहाँ पर मल्टीपल साइकिल्स आ रही हैं, दैट मीन्स उसकी लेंथ 2 लैम्डा, 3 लैम्डा एंड सो ऑन, कुछ इस तरीके का करंट एंड वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा। और इसके अपोजिट हमारा लगभग वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन रहता है। अब इसी चीज को आगे हम पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं लॉन्ग वायर एंटीना। एंटीना जिसकी लेंथ λ/2 से ज्यादा हो, ये मल्टीपल्स ऑफ λ/2 हम लेते हैं। कुछ ये बहुत से टाइप के होते हैं, जैसे वी इन्वर्टेड, बी रोम्बिक, बी एवरेज, कर्टेन, सिंगल हॉरिजॉन्टल एंड वायर एंटीनास। तो ये अलग अलग टाइप के कुछ लॉन्ग वायर एंटीनास भी होते हैं। क्योंकि इसके अंदर मल्टीपल हार्मोनिक्स होती हैं, इसलिए इसको हम हार्मोनिक एंटीना के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इस पर्टिकुलर एंटीना के अंदर हॉरिजॉन्टल पोलराइजेशन वेव्स होती हैं, जिसका एंगल 17 डिग्री टू 24 डिग्री तक रहता है रिलेटिव टू द अर्थ सरफेस। एंटीना को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए जो करंट है इन एडजेसेंट हाफ wave section must be out of phase. Thus the long wire antenna is fed end antenna. Basically हम ऐसा नहीं करते, इस लैंग्वेज से मैं आपको बता दूं कि हम कुछ इस तरह से करते हैं। नॉर्मली हम वायर एंटीना के केस में हम सेंटर फेड करते थे, इसकी वजह से इस तरफ सेम वेव और इस तरफ भी सेम वेव प्रोड्यूस हुई। ये करंट पैटर्न्स हैं बेसिकली। बट नॉर्मली अब हम क्या करते हैं कि ये दोनों पैटर्न में अपोजिट कब होगा? तब होगा जब इस पर्टिकुलर वायर के एक ही एंड पे हम सिग्नल दें, बीच से नहीं एंड से दें। तो उस केस में ये पूरा हमारा एक हार्मोनिक एंटीना बन जाता है। करंट डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से आ जाती है। इस वजह से इस एंटीना को हम फेड एंड एंटीना के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें एक एंड से ही इनपुट को दिया जाता है, सेंटर से नहीं दिया जाता है। 2 अलग अलग तरीके के ये एंटीनाज होते हैं, रेजोनेंट एंटीना और नॉन रेजोनेंट एंटीना। रेजोनेंट अनटर्मिनेटेड और नॉन रेजोनेंट मतलब टर्मिनेटेड। इस डायग्राम से समझते हैं, ये हमारा पोल है, ये ट्रांसमिशन लाइन एक पर्टिकुलर एंड से हम ये प्रोवाइड कर रहे हैं। ये बीच वाला जो पार्ट यहाँ दिखाई दे रहा है, ये हमारा एंटीना है, यहाँ भी और इस साइड में भी। अब यहाँ पर नॉन रेजोनेंट टाइप में एक लोड रेजिस्टेंस लगा है, जबकि यहाँ पर नहीं है। रेजोनेंट किस तरह से कि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होंगी और वेव्स मेरी कंटिन्यूअस चलती रहेंगी, तो वीआई पैटर्न्स मेरे वहाँ पर मौजूद होंगे। जबकि दूसरी साइड नॉन रेजोनेंट टाइप के अंदर Z0 लगा हुआ है, तो यहाँ सारी जो वेव्स हैं, सारे जो V और I हैं, वो Z0 क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा। कोई स्टैंडिंग वेव नहीं होगी और V और I के पैटर्न लीनियर होंगे। तो लॉन्ग वायर एंटीना के अंदर स्टैंडिंग वेव्स प्रोड्यूस होती हैं और इस वजह से इसको हम बाई डायरेक्शनल पैटर्न एंटीना या बाई डायरेक्शनल वेव इसके अंदर होती हैं, ये हम कह सकते हैं। नॉन रेजोनेंट एंटीना यूनिडायरेक्शनल हमने कहा, इसके अंदर केवल इंसिडेंट वेव होती हैं, बाकी दूसरी चीजें वहां पर एब्जॉर्ब हो जाती हैं। अब इसी चीज को फिगर के रूप से देख लेते हैं। देखिए कितनी सुंदर सी एक फिगर है, जिसके अंदर यहां दिखाया है कि नॉन रेजोनेंट टाइप n = 2 के लिए, n = 2, यहाँ भी n = 2, मतलब 2 यहाँ पर लोब्स होंगे, ठीक है। 2 मेजर लोब्स यहाँ पर है, 2 माइनर लोब्स यहाँ पर हैं साथ ही साथ। तो यहाँ देखें कि बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ, क्योंकि यहाँ पर स्टैंडिंग वेव्स भी हैं, तो दोनों तरफ यहाँ पर रिफ्लेक्टेड वेव्स भी आ गई और जो ओरिजिनल वेव्स हैं वो भी रही। जबकि यहाँ पर एक डायरेक्शन में क्या है? एब्जॉर्ब हो गया, रिफ्लेक्टेड वेव्स नहीं है, तो यहाँ यूनि डायरेक्शनल है। अब इसको हायर ऑर्डर्स के लिए भी ले जा सकते हैं। लेट्स से फॉर n = 3 रेजोनेंट के केस में, n = 4 रेजोनेंट के केस में, n = 3 नॉन रेजोनेंट के केस में। तो यहाँ पर दूसरी साइड पे लोब्स नहीं है।
ये एंगल अल्फा बता रहा है जो यहाँ लिया गया है एक पर्टिकुलर लोब के लिए, ये थीटा जो इस तरफ 0 और घूमते घूमते ये 180 हो गया। ये सारे पैटर्न्स एक फॉर्मूला से निकले हैं, जो फॉर्मूला ही केवल मैंने यहाँ पर लिखा है, इसकी डेरिवेशन भी बुक में नहीं पूरी की गई, बट ये लीनियर एंटीना के करस्पॉन्डिंगली ही कैलकुलेट किया गया। यहाँ पर फॉर n इक्वल्स टू इवन के लिए ई आर थीटा फाई ई को निकाला, इसी तरह से फॉर n इक्वल्स टू ऑड these two equation is only for the resonant long wire antennas। इसी तरह से फॉर नॉन रेजोनेंट के लिए 60 IRMS sin थीटा डिवाइडेड बाय r 1 माइनस कॉस थीटा sin पाई l, l वहाँ पर लेंथ की बात है, थीटा लेमडा ये सारी टर्म्स आप अच्छे से जानते हैं। जो चीज़ें याद रखने वाली वो ये हैं, रेडिएशन रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू 73 + 69 log 10n, एंगल बिटवीन मैक्सिमम रेडिएशन मतलब जहाँ मैक्सिमम रेडिएशन आ रही है और हमारा जो एंटीना है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, यहाँ 90 नहीं, ये कुछ होगा जिस तरह मैंने पहले भी दिखाया, जिसको हम निकाल सकते हैं cos थीटा मैक्स n-1 डिवाइडेड बाय n। ट्रांसमिशन रेंज दोनों ही केस में, चाहे वो हमारा रेजोनेंट हो या नॉन रेजोनेंट हो, ये आप बहुत इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, 50 नॉट 50 इट्स 500 किलोहर्ट्ज टू 30 मेगाहर्ट्ज। फाइन। अब चलते हैं फोल्डेड डाइपोल के बारे में। अब इसकी भी क्लियर कर लेते हैं पिक्चर, सिंपल सी बात है। देखिए ये हमारा सिंगल एक डाइपोल, अब क्या करें, इसी डाइपोल को क्या कर दें, फोल्ड कर दें, सिंपल, ठीक, और दो को एंड टू एंड कनेक्ट कर दें, तो ये हमारा बन गया फोल्डेड डाइपोल एंटीना, जिसके अंदर दो हाफ वेव, मतलब ये λ/2, ये दोनों यहाँ से यहाँ तक λ/2 और ये भी मेरी λ/2। अब देख लेते हैं इसका रेडिएशन पैटर्न। तो ये बन गया हमारा एंटीना। रेडिएशन पैटर्न नॉर्मली सिंगल डाइपोल के लिए एक लोब, बट दूसरे डाइपोल के लिए यहाँ पर दूसरा लोब। तो पैटर्न लगभग सेम ही है, बट यहाँ पर 2 वे कम्युनिकेशन है, बाई डायरेक्शनल है, ये चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। आगे बढ़ें, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जान ले। द स्प्लिट डाइपोल इज फेड एट सेंटर, एक के सेंटर से इसमें फेड करी जाती है वोल्टेज। दोनों डाइपोल सेम वोल्टेज पर रखे जाते हैं एट द एंड। रेडिएशन पैटर्न दोनों के केस में सेम रहता है कन्वेंशनल एंटीना के केस में, बट यहाँ पर क्या है, Z in बढ़ जाता है। डायरेक्टिविटी और बैंडविड्थ भी इस वजह से यहाँ कुछ चेंज होती है। डायरेक्टिविटी अब क्या है, बाई डायरेक्शनल हो जाएगी, और बैंडविड्थ इस वजह से इसकी बढ़ जाती है, जैसा हमने अभी डायग्राम के करस्पॉन्डिंगली देखा। साथ ही साथ इसके अंदर बिल्ट इन इम्पीडेंस ट्रांसफॉर्मिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। क्यों होती हैं? क्योंकि इस एंटीना के अंदर दो अलग अलग डाइपोल हैं, तो इन दो डाइपोल के करस्पॉन्डिंगली ये एक दूसरे की फील्ड्स को, जो अनरिक्वायर्ड फील्ड है, उनको भी कैंसिल आउट करते रहते हैं, जिस वजह से उसमें इम्पीडेंस एज वेल एज रिएक्टेंस कंट्रोल भी चीजें होती हैं। Z 2 वायर के केस में 292 ओम पाई जाती है, λ/2 के केस में यहाँ 657, और Z अगर हमें क्लियरली निकालनी हो फॉर डिफरेंट ऑर्डर्स ऑफ n, तो n³ × 73 से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। बैंडविड्थ कंपनसेशन, जैसे मैंने कहा, रिएक्टेंस को कंट्रोल कर सकते हैं। दो अलग अलग वेव हैं, दो डाइपोल एक साथ है, तो यहाँ पर इंडक्टेंस और रिएक्टेंस दोनों चीज़ें, कैपेसिटेंस दोनों ही चीज़ें यहाँ पर मौजूद हो जाएंगी। अब इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर इनबिल्ट रिएक्टेंस को कंपनसेट भी कर सकते हैं हम लोग, क्योंकि यहाँ L और C दोनों के ही कंपोनेंट्स आ गए हैं। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज फटाफट से याद रख लेते हैं। एंटीना रिएक्टेंस इंडक्टिव होती है, कैपेसिटिव नहीं होती है। इट हैव टेंडेंसी टू कंपनसेट फॉर रिएक्टेंस वेरिएशंस। स्मॉल फ्रीक्वेंसी बैंड के करस्पॉन्डिंगली हम इसको कंपनसेट कर सकते हैं रिएक्टेंस को। इट इज ऑफ नो यूज एट ट्वाइस द सेंटर फ्रीक्वेंसी। अगर सेंटर फ्रीक्वेंसी से हम ट्वाइस फ्रीक्वेंसी को इस्तेमाल कर लेते हैं तो इसका कोई इस्तेमाल नहीं रहता है, दोनों वेव्स को हम कैंसिल आउट हो जाएंगी, एंटीना रेडिएट करेगा ही नहीं। साथ ही साथ इसको ब्रॉड बैंड एंटीना के केस में यूज किया जाता है, जिस तरह से यागी को भी हम यूज करते हैं, बट इसको भी हम करते हैं। तो वाइड बैंड एंटीना ऑपरेशन हो गया, क्योंकि बाई डायरेक्शनल दोनों तरफ हम सर्कुलेट कर रहे हैं रेडिएशंस को। हाई इनपुट इम्पीडेंस, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। वाइड बैंड फ्रीक्वेंसी एक्स एट built-in reactance compensation network।